Good morning, dear students. Today we will study a lesson from your Moments textbook. The name of the lesson is In the Kingdom of Fools. मूर्खों के राज्य में. ये it's a very humorous story. It's a very humorous story. Humorous का मतलब होता है हास्यप्रद. एक ऐसी कहानी जिसको पढ़ के हमें हंसी आती है. तो एक मैं इसका ब्रीफ समरी एक बता देता हूँ कि इसमें क्या है. इस कहानी में आगे हम पढ़ने क्या वाले हैं. व्हाट इज़ द प्लॉट ऑफ दिस स्टोरी. देर वॉज अ guru and a disciple who reached in a kingdom where the routine of the subject of that kingdom is very strange. There people sleep in the morning and they walk in the night. So let's continue and let's enjoy this story. Okay. In the kingdom of fools, it is believed that fools are so dangerous that only very wise people can manage them. Who are the fools in this story? What happens to them? तो ये माना जाता है कि जो फूल्स होते हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं, बहुत ही डेंजरस होते हैं और सिर्फ बुद्धिमान लोग ही उनको मैनेज कर सकते हैं, उनको संभाल सकते हैं. तो इसमें दो क्वेश्चंस पूछा गया है. क्या? हु आर द फूल्स इन दिस स्टोरी. इस कहानी में मूर्ख कौन है. एंड व्हाट हैपन्स टू देम, और उनके साथ क्या होता है. तो आइए हम शुरू करते हैं इसको. और इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर हमको स्टोरी पढ़ेंगे तो मिलेंगे. तो ठीक है. इसमें क्या है. हु आर द फूल्स इन दिस स्टोरी और व्हाट हैपन्स टू देम. In the kingdom of fools, both the king and the minister were idiots. They didn't want to run things like other king, so they decided to change night into day and day into night. तो मूर्खों के राज्य में दोनों राजा और मंत्री दोनों ही क्या होते हैं. इडियट्स होते हैं, बुद्धू होते हैं. वो अन्य राजाओं की तरह अपने राज्य का शासन नहीं करना चाहते, वो दूसरे राजाओं की तरह अपने राज्य को नहीं चलाना चाहते. इसलिए उन्होंने क्या निर्णय किया. सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट. तो इसलिए उस राजा ने ये निर्णय किया कि वो क्या करेंगे. रात को दिन और दिन को रात की तरह से क्या करेंगे. ट्रीट करेंगे. मतलब आम तौर पे हम लोग क्या करते हैं. रात के समय हम सोते हैं और दिन के समय हमारा जो रूटीन वर्क होता है, पढ़ाई का, लिखाई का या जॉब का जो भी काम होता है वो हम करते हैं. लेकिन इस राज्य में, इस किंगडम ऑफ फूल्स में, मूर्खों के राज्य में, जो राजा और मंत्री दोनों ही मूर्ख होते हैं, दोनों ही बुद्धू होते हैं, वो अन्य राजाओं की तरह अपने राज्य का शासन नहीं करना चाहते. ठीक है. अपने सब्जेक्ट माने प्रजा. तो इसलिए वो डिसाइड करते हैं. दे डिसाइडेड दैट दे विल चेंज द नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट एंड दे विल डू देयर वर्क इन द नाइट एंड दे विल स्लीप इन द डे. ठीक है. तो ये नॉर्मल, आप समझ सकते हो, नॉर्मल लाइफ से अलग है. दे ऑर्डर दैट दे ऑर्डर्ड दैट एवरीवन they ordered that everyone should be awake at night till their fields and run their businesses only after dark and go to bed as soon as the sun came up. तो उन्होंने अपने राज्य में ये आदेश दिया कि लोगों को क्या करना है. रात को जागना चाहिए, रात को जागना है. ठीक है. टिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेसेस ओनली आफ्टर डार्क. और वो क्या करेंगे. रात के समय अपने व्यापार को, उनका जो भी धंधा पानी है, जो भी उनका व्यापार है, वाणिज्य है, ठीक है, उसको चलाएंगे. और वो कब चलाएंगे. जब अंधेरा हो जाएगा. और एंड गो टू बेड एज सुन एज द सन केम अप. और वो सोने के लिए कब जाएंगे. जब सूर्य जो है वो उगेगा, जब सन राइज करेगा. इसका मतलब जैसे ही सुबह होगी सभी लोग अपने काम से लौट के सोने चले जाएंगे. तो ये आप समझ सकते हैं कि ये थोड़ा सा उल्टा है यहाँ की जो व्यवस्था है. एनीवन who disobeyed would be punished with death. The people did as they were told for fear of death. तो यहाँ पे क्या होता है कि एनीवन हु डिसओबेड वुड बी पनिश्ड विद डेथ. और कोई भी अगर इस आज्ञा का पालन नहीं करता है तो उसको क्या की जाएगी. मौत की सज़ा दी जाएगी. द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ. इसलिए सभी लोगों ने वैसा ही किया जैसा उनको कहा जाता है, क्योंकि उनको मौत का डर था, उनको भय था कि अगर वो राजा की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो उनको मौत की सज़ा दी जाएगी. ठीक है. The king and the minister were delighted at the success of their project.
वन डे ए गुरु एंड हिज डिसिपल अराइव्ड इन द सिटी। देखिए ये कहानी बहुत ही मज़ेदार है, मतलब मुझे तो बहुत ही बेहद पसंद है। पिछले साल भी मैंने इस स्टोरी को पढ़ा था, तो बहुत ज़्यादा हंसी क्लास में, बहुत ज़्यादा मतलब फ़न हमने किया था इस स्टोरी को पढ़ के। और इस स्टोरी को मज़े मज़े में हमने सीखा, और पूरी लर्निंग जो है इस स्टोरी से हमें मिली। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। तो द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट। तो उनका अभियान ये क्या था, प्रोजेक्ट यही था ना कि वो क्या करेंगे, अदर अन्य राजाओं की तरह अपने राज्य को क्या करेंगे, नहीं चलाएंगे। उनका जो सिस्टम है, उनके राज्य की जो सिस्टम है वो अलग होगा। तो उनका ये जो प्रोजेक्ट होता है, लोगों ने उनकी बातों को मान के रात के समय काम करना शुरू किया और दिन के समय आराम। तो ये जो अभियान उनका सक्सेस हुआ, उस पे राजा और जो मंत्री होते हैं वो दोनों ही क्या होते हैं, बहुत ही डिलाइट होते हैं। डिलाइट मतलब खुशी। वन डे ए गुरु एंड हिज डिसाइपल अराइव्ड इन द सिटी। इट वॉज अ ब्यूटीफुल सिटी। इट वॉज ब्रॉड इट वॉज ब्रॉड डे लाइट बट देयर वॉज नो वन अबाउट। तो यहाँ पे क्या होता है, एक दिन एक गुरु और उनका शिष्य जो होता है वो सिटी में, उस शहर में, उस किंगडम में आते हैं। वो शहर बहुत ही सुंदर था। ठीक है, डे लाइट था। डे लाइट मतलब कहने का मतलब बहुत ही ज़्यादा उजाला था, बहुत ही अच्छा था, चकाचौंध से भरा हुआ। बट देयर वॉज नो वन अबाउट। दिन के समय ही वहाँ पे कोई भी नहीं दिखता था। जैसा कि हमने अभी अभी पीछे अभी पढ़ा कि रात के समय वो लोग क्या करेंगे, काम करेंगे, और दिन के समय सोएंगे, आराम करेंगे। तो दिन के समय जब वो दोनों गुरु और जो डिसाइपल होता है, शिष्य होता है, वो पहुंचते हैं और वो देखते हैं कि दिन के समय वहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता। एवरी वन वॉज अस्लीप, नॉट अ माउस स्टीयरिंग। सारे लोग सोए हुए हैं, नींद में हैं, यहाँ तक कि एक चूहा भी इधर उधर मंडराता हुआ नहीं दिखाई देता। इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाई डे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ तक कि जो कैटल होते हैं, कैटल का मतलब क्या होता है बच्चों, पशु जानवर जो होते हैं। तो उस किंगडम के जितने भी जानवर होते हैं उनको भी ये सिखा दिया गया था कि वो क्या करेंगे, दिन के समय सोएंगे। ठीक है। द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड बाई वाट दे सॉ अराउंड देम एंड wandered अराउंड टाउन टिल इवनिंग। दोनों के दोनों ये लोग जो हैं, दोनों के दोनों लोग क्या है, द टू स्ट्रेंजर्स मीन दोनों अजनबी कौन कौन से हैं, गुरु और उनका डिसाइपल। ये दोनों लोग बहुत ही आश्चर्यचकित है जो उन्होंने अपने चारों तरफ देखा। तो दोनों जो अजनबी हैं, दोनों अजनबी उस राज्य के लिए कौन कौन से हैं, वो जो गुरु है और उनका जो डिसाइपल है। तो यहाँ पे जो दोनों स्ट्रेंजर्स हैं, कौन कौन, जो गुरु और डिसाइपल जो हैं, वो दोनों बहुत अमेज्ड होते हैं। अमेज्ड का मतलब क्या है, अमेज्ड का मतलब है आश्चर्यचकित होना। और साथ साथ मैं जो वर्ड्स बता रहा हूँ उसको अपने माइंड में याद रखोगे आप। ठीक है, इस तरीके से आपको वर्ड मीनिंग याद करने में दिक्कत नहीं होगी। ओके, चलिए देखते हैं। दोनों अजनबी जो होते हैं, उनके चारों तरफ उन्होंने जो देखा उस राज्य में, उस शहर में, उसे वो बहुत आश्चर्यचकित होते हैं। और शाम तक वो पूरे राज्य में, पूरे शहर में क्या करते हैं, वांडर करते हैं। वांडर मतलब भ्रमण करते हैं, घूमते रहते हैं। When suddenly the whole town woke up and went about its nightly business। फिर जब शाम होती है तो अचानक से वो क्या होता है, सारा का सारा शहर जो होता है वो जग उठता है और अपने नाइटली बिजनेस पे लग जाते हैं। नाइटली बिजनेस कहने का मतलब कि बिजनेस मतलब कि उनका जो कार्यकलाप है, अपना जो काम है, उस पे वो लग जाते हैं। क्योंकि राजा ने ये सिस्टम बनाया था, राजा ने ये नियम बनाया था कि जो उनकी प्रजा है वो रात के समय क्या करेगी, अपना काम करेंगे, और दिन के समय वो क्या करेंगे, अपना आराम करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं पैराग्राफ 2 देखते हैं। ठीक है, पैराग्राफ 2 में क्या है, द टू men were hungry. Now that the shops were open, they went to buy some groceries. To their astonishment, they found that everything cost the same, a single doodoo. इसको मार्क करेंगे आप, इसको समझेंगे। Whether they bought a measure of rice or a bunch of bananas, it cost a doodoo। यहाँ तक का मतलब देखते हैं। शाम हो गई है और सारे लोग उस शहर के जग चुके हैं। राजा का जैसा कि आदेश था कि रात के समय ही उनको क्या करना है, अपना काम करना है। खेती हो या फिर अपना दुकान का जो भी बिजनेस हो या जो भी काम है, जो भी जॉब है, वो रात को ही करेंगे। दोनों के दोनों स्ट्रेंजर जो है वो क्या है, भूखे हैं। तो
रात के समय क्या होता है, उनके यहाँ पे उस शहर में दुकानें खुल जाती हैं। तो वो दोनों के दोनों गुरु और शिष्य क्या करते हैं, कुछ ग्रोसरीज, कुछ खाने का राशन खरीदते हैं। ठीक है। टू देयर एस्टोनाइजमेंट टू देयर एस्टोनाइजमेंट दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम, ए सिंगल डूडू। उनको बहुत ही आश्चर्य होता है जब वो ग्रोसरी पे जाते हैं और कुछ सामान खरीदते हैं, तो वहाँ पे आश्चर्यचकित बात ये होती है कि हर एक चीज़ का जो कीमत है, हर एक चीज़ की कीमत जो है वो सेम ही है। ये सिंगल डूडू, सिंगल डूडू का मतलब समझ लिए कि वहाँ की एक मुद्रा है, जैसे हमारे देश में मुद्रा है, जैसे रुपया है तो 1 रुपया, तो वैसे ही मान लीजिए कि उस राज्य में क्या है, सिंगल डूडू चलता है, वहाँ की करेंसी है सिंगल डूडू, मतलब कि 1 रुपया मान लीजिए। तो हर एक चीज़ की जो कीमत है वो सेम है, चाहे वेदर दे बॉट अ मीज़र ऑफ राइस और अ बंच ऑफ बनानास। चाहे आप क्या खरीदें, चाहे आप चावल किसी भी मात्रा में खरीदें एक, ठीक है, या फिर आप बंच ऑफ बनानास खरीदो, आप चाहे केले खरीदो, सबका दाम सेम है। ए सिंगल डूडू, इट कोस्ट अ डूडू। द गुरु एंड हिज डिसाइपल वर डिलाइटेड। जो अब ये जो सिस्टम है, ये जो व्यवस्था है, इसको देख के जो गुरु और डिसाइपल होते हैं वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, दे कुड बाई ऑल द फूड दे वांटेड फॉर अ रुपी। तो उन्होंने ऐसी चीज़ जो वहाँ पे उन्होंने देखी कि हर एक चीज़ की कीमत क्या है, बराबर है, एक सिंगल डूडू है, तो ये चीज़ उनको बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित लगती है, क्योंकि आज तक उन्होंने ना तो ऐसा कभी देखा था और ना तो कभी ऐसा सुना था। वो जितना चाहे भोजन जो है, वो सारा का सारा भोजन जो है वो 1 रुपये में ही खरीद सकते थे। When they had cooked and eaten, the Guru realized that this was a kingdom of fools and it wouldn't be a good idea for them to stay here. मुझे हंसी आ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या है कि जब उन्होंने खाना पका लिया और खा लिया तो जो गुरु होते हैं उनको ये महसूस होता है, वो ये रियलाइज़ करते हैं कि दिस सिटी इज़ फुल ऑफ फूल्स। ये जो शहर है, ये जो राज्य है, ये पूरा मूर्खों से भरा हुआ है और यहाँ पे रुकना क्या है, अच्छा विचार नहीं होगा, यहाँ पे हमें रुकना नहीं चाहिए। क्यों? वाई द गुरु थॉट लाइक दिस, बिकॉज दिस किंगडम, दिस सिटी इज़ फुल ऑफ फूल्स। ठीक है। तो राजा जो गुरु होते हैं वो ये महसूस करते हैं कि ये राज्य जो है, यहाँ पे रुकना सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये मूर्खों से भरा हुआ राज्य है। दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस, लेट्स गो, ही सेड टू हिज डिसाइपल। उसके बाद गुरु जो होते हैं वो अपने डिसाइपल से ये कहते हैं कि ये जगह हमारे लिए नहीं है, लेट्स गो, चलते हैं यहाँ से। उन्होंने अपने डिसाइपल से कहा। डिसाइपल का मतलब होता है बच्चे, शिष्य। बट द डिसाइपल डिडंट वांट टू लीव द प्लेस, एवरीथिंग वाज चीप हियर, ऑल ही वांटेड वाज गुड चीप फूड। द गुरु, ओके, यहाँ तक देखते हैं क्या है। लेकिन जो डिसाइपल होता है वो इस जगह को छोड़ के नहीं जाना चाहता। क्यों नहीं छोड़ के जाना चाहता? क्योंकि ये जगह अच्छी है ना, 1 ही रुपए में, 1 ही डूडू में उसको हर एक चीज़, मतलब हर एक चीज़ की कीमत बराबर है। तो वो ये कहता है कि यहाँ से जाना नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ की चीज़ें जो है वो सस्ती हैं, जो भी वो चाहता है वो बिल्कुल क्या है, अच्छी है और चीप फूड है। चीप मतलब सस्ती है, सस्ती भोजन यहाँ पे मिल जाती है। द गुरु सेड द गुरु सेड दे आर ऑल फूल्स। तो गुरु ने कहा कि ये सभी लोग, यहाँ की जो प्रजा है, यहाँ का राजा मंत्री, सभी लोग यहाँ पे क्या है, मूर्ख हैं। दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट। और वो कहते हैं कि ये राज्य जो है मूर्खों से भरा है और ये ज़्यादा दिनों तक ये व्यवस्था चलेगी नहीं, और उसके बाद तुम खुद नहीं मुझे बता पाओगे कि वो लोग तुम्हारे साथ आगे क्या कर सकते हैं या क्या करेंगे। ये लोग ऐसे मूर्ख हैं। But the disciple wouldn't listen to the Guru's wisdom. He wanted to stay. The Guru finally gave up and said, "Do what you want." तो उसके बाद क्या होता है, गुरु शिष्य को समझाते हैं कि यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए, लेकिन क्या है, जो डिसाइपल है वो गुरु की बुद्धिमत्ता भरी बातों को क्या होता है, अपने इंट्यूशन, अपने सहज ज्ञान में नहीं लेता है। वो उनकी बातों को नहीं मानता है, उनकी बातों को नहीं मानता है और वो वहीं पे रुकना चाहता था।
तो उसके बाद से गुरु फाइनली थक हार जाते हैं, गिव अप। गिव अप का मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना, हार मान लेना। तो गुरु उसको समझा के हार मान जाते हैं। फिर उन्होंने उससे कहा कि डू व्हाट यू वांट, तुम वही करो जो तुम चाहते हो। आगे स्टोरी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा फन से भरी हुई है। तो आखिरकार जो गुरु होते हैं अपने शिष्य को समझा के थक हार जाते हैं। उसके बाद उसको वो कहते हैं कि डू व्हाट यू वांट, वही करो जो तुम चाहते हो, तुम रुकना चाहते हो तो रुको। आई एम गोइंग एंड लेफ्ट, और गुरु कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ, और वो वहाँ से चल पड़ते हैं। द डिसाइपल सॉरी द डिसाइपल स्टेड ऑन, एट हिज fill every day at his fill every day, bananas and ghee and rice and wheat, and grew fat like a street side sacred bull। उसके बाद क्या होता है कि जो गुरु होते हैं वो तो चले जाते हैं, डिसाइपल यहीं रुक जाता है, और वो बहुत ही सस्ते दाम में क्या होता है राशन, खाना, पानी सब कुछ खरीदता है, और खूब मज़े में वहाँ पे अपनी ज़िंदगी को बिताता है। ठीक है, और केला, घी, चावल, गेहूँ और खा खा के वो क्या होता है बिल्कुल मोटा हो जाता है। इतना मोटा हो जाता है जैसे कि कोई स्ट्रीट साइड सेक्रेड बुल हो। इस बात को आप समझिएगा। स्ट्रीट साइड सेक्रेड बुल, सेक्रेड का मतलब होता है पवित्र। ठीक है, पवित्र या शुद्ध। ठीक है, तो ये एक ऐसा मतलब एक सांड की तरफ फूल के हो जाता है, जैसे एक स्ट्रीट होता है। तो स्ट्रीट साइड सेक्रेड बुल होते हैं ना, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो सांड होते हैं या भैंसे होते हैं वो क्या होता है सड़क के किनारे हमेशा चलते रहते हैं, सब्जी मंडियों में खाते पीते रहते हैं, और खा पी के पूरा क्या हो जाते हैं मोटे हो जाते हैं। उस तरीके से ये डिसाइपल भी खा पी के मोटा हो जाता है। अभी तो आगे स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा भी आने वाला है। फिर अगले पैराग्राफ पे देखते हैं कि वन ब्राइट डे ए thief broke into a rich merchant's house. He had made a hole in the wall and sneaked in, and as he was carrying out his loot, the wall of the old house collapsed on his head and killed him on the spot। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे ध्यान से यहाँ से कहानी को अच्छे से समझिएगा। ठीक है, एक दिन क्या होता है, वन ब्राइट डे मतलब दिन के समय क्या होता है, एक चोर होता है जो एक अमीर व्यापारी के घर में क्या होता है घुस जाता है। ब्रॉक इनटू कहने का मतलब होता है कि चोरी चुपके से घुस जाना, या तोड़ के घर को, जैसे दरवाजों को तोड़ के क्या होता है चुपके से इन्वेड कर लेना। ठीक है, घुस जाना, हस्तक्षेप कर लेना। घुसता है, और वो क्या करता है, वो घुसते समय क्या करता है कि जो घर की दीवार होती है उसमें होल करता है, और चुपके से स्निक दिन मतलब होता है चुपके से अंदर चला जाता है। और जैसे ही वो क्या होता है अपने लूट का माल क्या होता है चोरी करके निकलता है, तो उस पुराने घर का जो दीवार होता है, पुराने घर की जो दीवार होती है वो कोलेप्ट होती है, ढह जाती है, और उसके सर पे गिर जाती है, और वो जो चोर होता है वहीं पे क्या होता है मर जाता है। हिज ब्रदर रेन टू द किंग His brother ran to the king and complained, Your Highness, when my brother was pursuing his ancient trade, a wall fell on him and killed him। अब यहाँ पे समझिएगा कितनी मज़ेदार बात है यहाँ पे। तो उस चोर का जो कि दीवार गिरने से मर जाता है, तो उसका भाई जो होता है वो राजा के पास पहुँचता है शिकायत करने के लिए, और वो कहता है कि योर हाइनेस, महाराज, मेरा भाई जो कि क्या कर रहा था अपना एंशियंट ट्रेड कर रहा था। एंशियंट ट्रेड कहने का मतलब क्या है कि प्राचीन उसका जो व्यापार है, मतलब कि पुश्तैनी उसका जो व्यापार है वो कर रहा था, और वो करते समय क्या होता है कि एक वॉल उसके ऊपर गिर जाती है और वो मर जाता है। यहाँ पे आप समझिएगा, उसके भाई ने उसको कहा है कि एंशियंट ट्रेड किया है। एंशियंट ट्रेड कहने का मतलब है कि पुश्तैनी उसका उनका जो धंधा, मतलब पुश्तैनी धंधा उनका क्या है चोरी करना और लूट करना। ठीक है, ये राजा के पास वो पहुंचता है, और राजा को उसका जो भाई होता है वो कंप्लेन करता है कि वो चोरी मतलब क्या करता है, वो अपना व्यापार कर रहा था, अपना काम कर रहा था, और एक वॉल जो है दीवार जो है अचानक से उसके ऊपर गिर पड़ती है और वो मर गया। दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम, और दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम, ही शुड हैव बिल्ट अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल। तो उसका जो भाई होता है वो ये कहता है कि इसमें दोषी कौन है, इसमें दोषी जो है वो व्यापारी है, उसको दोष देना चाहिए, वो दोषी है। क्यों दोषी है? क्योंकि उसको
उसकी जो घर की दीवार है वो स्ट्रांग नहीं थी, और स्ट्रांग नहीं होने की वजह से क्या होता है, वो उसके भाई के ऊपर गिर जाती है और वो मर जाता है। इसलिए उस व्यापारी को क्या करना चाहिए था, एक अच्छी दीवार, मजबूत दीवार, अच्छी दीवार और मजबूत दीवार बनानी चाहिए थी। यू मस्ट पनिश द रोंग डूअर एंड कंपेंसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस। तो क्या करता है, वो राजा से कहता है, प्लीड करता है, याचना करता है कि रॉन्ग डूअर को, जो जिसने गलत किया, उसको क्या करना चाहिए, पनिश करना चाहिए। और ये जो फैमिली है, उसकी जो फैमिली है, वो जो चोर मर गया, ठीक है, तो अब उसका तो वो तो अपने भाई के लिए चोर नहीं कहेगा, ठीक है, लेकिन हम उसको चोर ही कहेंगे क्योंकि वो चोरी करने के इरादे से ही घुसा था वहाँ पे। और उसकी फैमिली को, जो मर गया, उसकी फैमिली को कंपेंसेट करना चाहिए इस अन्याय के लिए। अब सोचिए यहाँ पे अन्याय किया किसने, वो चोरी करने के लिए घुसा, लेकिन उसका भाई क्या कहता है कि वो मर्चेंट दोषी है क्योंकि उसके घर की दीवार क्या थी, कमज़ोर थी, और उसके गिरने से उसका भाई मर गया। तो ये अन्याय है, ये उसकी गलती है, किसकी, मर्चेंट की गलती है। और इसके लिए उसको कंपेंसेट, उस मर्चेंट को क्या करना चाहिए, कंपेंसेट करना चाहिए। कंपेंसेट का मतलब होता है बच्चों क्षतिपूर्ति करना। जैसे उसका भाई मर गया तो उसके लिए वो चाहता है कि मर्चेंट उसको कुछ पैसे दे, कंपेंसेट, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, कंपेंसेशन, कंपेंसेशन अमाउंट कहते हैं, क्षतिपूर्ति करना। उसके बाद से क्या होता है, द किंग सेड जस्टिस विल बी डन, डोंट वरी, एंड एट वंस समन द ओनर ऑफ द हाउस। तो राजा उसकी याचना को सुनता है और राजा ने क्या कहा कि जस्टिस विल बी डन, न्याय होगा, डोंट वरी, चिंता मत करो, एंड एट वंस समन द ओनर ऑफ द हाउस। और एक ही बार में क्या करता है, वो जो घर का मालिक होता है, वो जो मर्चेंट होता है, उसको समन दिया जाता है। समन का मतलब होता है बुलावा भेजना, बुलावा देना या बुलाना किसी को। ओके, अगले पेज पे चलते हैं। अभी आगे देखिए क्या होता है। When the merchant arrived, when the merchant arrived, the king questioned him, "What's your name?" "Such and such, your highness." ठीक है, तो उसके बाद से क्या होता है, जो राजा, जब मर्चेंट वहाँ पे दरबार में, कोर्ट में, राजा के कोर्ट में, दरबार में पहुँचता है, तो राजा ने उससे प्रश्न किया कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो जो मर्चेंट होता है वो अपना नाम कुछ बताता है, सच एंड सच, सच एंड सच का मतलब कि ऐसा ऐसा, मतलब कि वो अपना कुछ नाम बताता है, ठीक है, मेरे महाराज, वो अपना नाम बताता है। वर यू एट होम, वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गल्ड योर हाउस। ठीक है, तो ये क्या होता है, तो वो कहता है कि क्या तुम घर पे थे जब वो मृत व्यक्ति तुम्हारे घर में आया था, मतलब कि बाद में मरा है वो व्यक्ति, क्या है, तुम्हारे घर में आया था, ठीक है, जो मर गया है। यस माई लॉर्ड, ही ब्रॉक इन एंड द वॉल वॉज वीक, इट फेल ऑन हिम। ठीक है, तो उसके बाद वो कहता है कि हाँ मैं घर पे ही था, वो मेरे घर में ज़बरदस्ती घुसता है, और घर की दीवार क्या होती है, कमज़ोर होती है, क्योंकि वो जब घर में घुसा था वो चोर, तो उसने क्या की थी, दीवार में होल की थी घर में घुसने के लिए, ठीक है। तो वही वो मर्चेंट जो होता है कहता है हाँ महाराज, वो मेरे घर में घुसा था, दीवार कमज़ोर थी, इट फेल ऑन हिम, और वो उसके ऊपर गिर गई। द एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि द अक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, योर वॉल किल्ड दिस मैंस ब्रदर, यू हैव मर्डर्ड अ मैन, वी हैव टू पनिश यू। तो जो अक्यूज होता है, जो अक्यूज का मतलब होता है दोषी, जो कि दोस्ती है, जिसके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं, जिसके ऊपर दोषारोपण लगा है, वो प्लीड करता है। राजा जो होता है वो कहता है कि योर वॉल किल्ड दिस मैंस ब्रदर, तुम्हारी दीवार ने इस व्यक्ति के भाई को मार दिया है। यू हैव मर्डर्ड अ मैन, तुमने एक व्यक्ति की हत्या की है। वी हैव टू पनिश यू, और हमें तुम्हें सज़ा देनी पड़ेगी, तुम्हें सज़ा मिलेगी। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, असहाय व्यापारी जो होता है वो कहता है महाराज, आई डिडंट पुट अप द वॉल, इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ट द वॉल। वो कहता है कि ये इसमें मेरी गलती नहीं है कि दीवार गिरी है, ये तो अगर असलियत में देखा जाए, वास्तविकता में, ये गलती किसकी है, जिसने इस दीवार को बनाया था। ही डिडंट बिल्ड इट राइट, यू शुड पनिश हिम। तो व्यापारी क्या कहता है कि ये गलती मेरी नहीं है कि जो दीवार गिरी, ये तो दीवार बनाने वाले की गलती है, जिसने दीवार को सही तरीके से नहीं बनाया। यू शुड पनिश हिम, और आपको उसे क्या करना चाहिए, सज़ा देनी चाहिए। तो राजा पूछता है हु इज़ दैट, तो राजा पूछता है हु इज़ दैट, कौन है वो। माई लॉर्ड, दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम,
आई नो द मैन, ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, ही लिव्स नियर बाई। तो जो मर्चेंट होता है वो कहता है कि महाराज ये जो वॉल है, ये जो मेरे घर की दीवार है, ये मेरे फादर के समय की बनी हुई है और मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ और वो क्या हो गया है, वो व्यक्ति अब बूढ़ा हो चुका है, वो यहीं पे नज़दीक पे रहता है। यहाँ पे आगे आप देखिएगा कि धीरे धीरे ये जो केस है, ये धीरे धीरे इसमें दोषी आखिर में जाके कौन बनता है, आखिर में दोषी जाके वो जो गुरु होता है, उसका जो डिसाइपल शिष्य होता है, जो खा खा के यहाँ पे मोटा हो गया है, वो आखिरकार में दोषी बनता है और उसको फांसी की सज़ा देने के लिए राजा आदेश करता है। ठीक है, आगे देखते जाए। यहाँ पे दोष कैसे कैसे एक दूसरे के ऊपर शिफ्ट किया जाता है, जो एक्यूजेशन है, ठीक है, जो एलिगेशंस है, वो धीरे धीरे किस तरीके से कैरी फॉरवर्ड किया जाता है एक के बाद एक दूसरे व्यक्ति पे। तो आगे देखते हैं। हाँ, द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर हु हैड बिल्ट द वॉल। तो राजा क्या होते हैं, राजा क्या करते हैं, अपने कुछ संदेशवाहकों को भेजते हैं उस ब्रिक लेयर को लाने के लिए। ब्रिक लेयर का मतलब है कि वो जो राजमिस्त्री है जिसने इस घर को बनाया था, जिसने घर की दीवार को बनाया था। दे ब्रॉट हिम टाइड हैंड एंड फुट, और उसके बाद से उसके जो मैसेंजर होते हैं वो उसको लाते हैं, उसके बाद से वहाँ पे उसको हाथ और उसके पैरों को बांध देते हैं। उसके बाद राजा कहते हैं, यू देयर, डिड यू बिल्ड दिस मैंस वॉल इन हिज फादर्स टाइम? यस माय लॉर्ड, आई डिड। तो उसके बाद राजा कहते हैं कि क्या तुमने इस व्यक्ति के घर की दीवार को उसके पिता के समय तुमने बनाया था? तो वो जो मिस्त्री ब्रिक लेयर होता है, जो राजमिस्त्री है, वो कहता है, यस माय लॉर्ड, आई डिड। हाँ मेरे महाराज, मैंने किया, मैंने बनाया था। What kind of a wall is this that you built? It has fallen on a poor man and killed him. You have murdered him. We have to punish you by death. मज़ेदार है ना। देखिए क्या होता है, जो राजा होता है उसका जस्टिस देखिए, उसका जस्टिस करने का तरीका देखिए, वो क्या करता है। वो कहता है राजमिस्त्री को कि ये तुमने कैसी दीवार बनाई जो कि एक बेचारे व्यक्ति पे गिर गया, उसकी मृत्यु हो गई। तुमने क्या किया है, एक व्यक्ति की हत्या की है, और वी हैव टू पनिश यू बाई डेथ, और तुम्हारी हत्या क्या हो, तुम्हें सज़ा दी जाएगी, वो भी मौत की सज़ा दी जाएगी। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स। Before the king could order the execution, the poor bricklayer pleaded, "Please listen to me before you give your orders." तो इससे पहले कि राजा जो है वो एग्जीक्यूशन का आदेश दे, एग्जीक्यूशन का मतलब जानिएगा बच्चों, एग्जीक्यूशन का मतलब होता है फांसी। क्या होता है? फांसी। मैं यहाँ पे हिंदी में थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम है, आप सुन के नोट डाउन कर लीजिए, फांसी। ठीक है, तो इससे पहले कि राजा क्या है फांसी का आदेश दे, वो जो बेचारा मिस्त्री होता है, जो राजमिस्त्री ब्रिक लेयर है, वो याचना करता है, वो कहता है कि प्लीज़ लिसन टू मी बिफोर गिव योर ऑर्डर्स। मेरे महाराज, पहले मेरी बात सुनिए, अपना आदेश सुनाने से पहले। इट्स ट्रू आई बिल्ट दिस वॉल एंड इट वॉज नो गुड। मैं जानता हूँ कि मैंने ये दीवार बनाई और मैं जानता हूँ कि ये दीवार अच्छी नहीं थी, बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट। और ये इसलिए ऐसा हुआ, दीवार इसलिए अच्छी मुझसे नहीं बन पाई क्योंकि मेरा जो माइंड था, मेरा जो कंसंट्रेशन था, फोकस था, वो दीवार बनाने पे नहीं था, मेरा ध्यान भटक गया था। क्यों भटक गया था? आई रिमेंबर वेरी वेल ए डांसिंग गर्ल who was going up and down that street all day with her anklets jingling, and I couldn't keep my eyes or my mind on the wall I was building. तो उसके बाद वो क्या कहता है, वो जो ब्रिक लेयर है वो क्या करता है, अपने दोस्त को, अपने एलिगेशंस को कैसे शिफ्ट करता है, किस पे, देखते जाइए। तो वो कहता है कि मुझे बिल्कुल अच्छी तरीके से याद है कि एक डांसिंग गर्ल, एक नाचती हुई लड़की जो होती है, वो क्या होती है, सारा दिन उस गली में अप एंड डाउन करती है, आती है जाती है सारा दिन, और उसने अपने पाँव में घुंघरू पहन रखे थे, एंकलेट्स पहन रखे थे, जो हमेशा क्या होते थे, झुनझुनाते थे, और जिसकी वजह से मैं क्या करता था, अपना माइंड और अपनी आंखें जो है इस दीवार को बनाते समय कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता था, अपने दिमाग और आइज़ को इस काम पे नहीं लगा पाता था। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, और आपको अवश्य उस लड़की को पकड़ना चाहिए। आई नो वेयर सी लिव्स, मैं जानता हूँ वो कहाँ रहती है। यू आर राइट, द केस डिपेंड्स,
आप देख रहे हो ना, मतलब ये किस तरीके से ये जो एक के बाद एक जैसे कैसे दोषी को पकड़ा जा रहा है। और देखिए किंग जो राजा है वो कितना चालाक है, और उसके मिनिस्टर जो है वो कितने चालाक हैं कि मतलब एक चोर जो है वो घर में चोरी करने के पर्पज से घुसा है, और उसके ऊपर दीवार गिर चुकी है और वो मर गया है। तो मरने के बाद भी राजा जो है वो दोषी जो है किसको मानता है, किसी और को मानता है। पहले मर्चेंट को मानता है, उसके बाद से ब्रिक लेयर को, ब्रिक लेयर के बाद एक डांसिंग गर्ल, एक लड़की जो होती है उसको माना जाता है। लेकिन राजा को ये नहीं समझ में आता है कि वो व्यक्ति चोर था और उसके ऊपर अगर मकान गिर गया तो एक तरह से देखा जाए तो नॉर्मल देखा जाए तो ठीक ही हुआ, वो चोर था, उसको सज़ा मिल गई उसके कर्मों की। लेकिन यहाँ पे राजा जो है वो अभी भी जस्टिस करने में लगा है। एक्चुअली वो जस्टिस नहीं, वो इनजस्टिस ही कर बैठता है जो उसके लिए जस्टिस लगता है। वाई? बिकॉज ऑल द मिनिस्टर्स ऑफ द किंग एज वेल एज द किंग आर फुल। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि वो कहता है, राजा कहता है यू आर राइट, तुम सही हो, द केस डिपेंड्स, और ये जो केस होता है ये बहुत ही ज़्यादा अब गहरा होता जाता है। वी मस्ट लुक इन टू इट, इट्स नॉट it's not easy to judge such complicated cases, let's get that dancer wherever she is। तो उसके बाद जो राजा होता है वो कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, और ये मामला जो है बहुत ही गहरा, बहुत ही पेचीदा होता जा रहा है। वो कहता है कि हमें इस मैटर पे लुक इनटू करना चाहिए। बच्चों इसको जान जाओ, ये एक फ्रेजल वर्ब है, लुक इनटू। लुक इनटू का मतलब होता है प्यारे बच्चों इन्वेस्टिगेट। क्या होता है? इन्वेस्टिगेट। स्पेलिंग देख लेना आप, इन्वेस्टिगेट। टू इन्वेस्टिगेट मतलब क्या करना, किसी मामले की इंक्वायरी करना, जांच पड़ताल करना। तो राजा कहते हैं कि हमें इस मामले पे क्या होना है, ध्यान देना चाहिए, इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और इस तरीके के कॉम्प्लिकेटेड केसेस का जो क्या होता है जज करना, इस पर कोई निर्णय देना कोई आसान बात नहीं है। उस लड़की को, उस डांसर को पकड़ के लाओ, ठीक है, वो जहाँ भी रहती है। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वीमेन कम ट्रेम्बलिंग टू द कोर्ट। अब आप ये समझिए कि कितनी ये जो लड़की जिसके बारे में ब्रिक लेयर ने बात की है, वो लड़की अब क्या हो गई है, एक बूढ़ी महिला हो गई है। ठीक है, क्योंकि वो जो ब्रिक लेयर है वो बूढ़ा हो चुका है। उसने वो जो दीवार बनाई थी वो मतलब बहुत पहले बनाई थी, ठीक है, 10 साल 20 साल 25 साल जो भी आप मान लो। और आज जब उस लड़की को बुलाया जाता है, जो कि लड़की छोटी थी, वो अपने पैरों में घुंघरू पहन के सारे दिन क्या होती थी, अप डाउन करते रहती थी, ठीक है, खेलते रहती थी। तो अब देखो वही जो छोटी डांसिंग गर्ल है वो क्या हो जाती है, एक ओल्ड वुमेन बन जाती है। वो कोर्ट में, वो दरबार में लड़खड़ाते हुए, ट्रेम्बलिंग करते हुए आती है। उसके बाद, डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मेनी ईयर्स अगो वाइल दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग अ वॉल, डिड यू सी हिम। तो उसके बाद राजा जो है वो कहते हैं कि क्या बहुत साल पहले, आज से बहुत साल पहले, क्या तुम रास्ते में, गली में तुम अप डाउन करते रहती थी, जब ये बेचारा आदमी, ये जो ब्रिक लेयर है, ठीक है, जब ये दीवार बना रहा था, डिड यू सी हिम, क्या तुमने इसे देखा था? यस माई लॉर्ड, आई रिमेंबर इट वेरी वेल। तो वो जो लड़की होती है, वो जो बूढ़ी महिला, जो कि अब बूढ़ी महिला हो गई है, डांसिंग गर्ल थी वो, ठीक है। तो अब वो क्या कहती है कि हाँ हाँ मेरे महाराज, मैंने देखा था और मुझे बहुत अच्छे से याद भी है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विथ योर एंकलेट्स जिंगलिंग, यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, सो ही बिल्ट ए बैड वॉल। तो उसके बाद राजा कहते कि अच्छा, इसका मतलब कि तुम अप डाउन करते थी उस गली में, अपने पैरों में घुंघरू बांध के, वो क्या है, घुंघरू की झंझनाहट होती थी, इस वजह से ये जो व्यक्ति है, जो ब्रिक लेयर था, वो क्या हुआ, उसका ध्यान भटका। और डिस्ट्रैक्टेड का मतलब होता है पथभ्रमित होना, डाइवर्ट हो जाना, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट हो जाना, ध्यान भटक जाना। ध्यान भटक गया और इस वजह से इसने एक खराब दीवार बना दी, ठीक है। उसके बाद राजा जो है वो कहते हैं कि इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर बर्गलर एंड किल्ड हिम, ठीक है। और क्या होता है कि ये एक बेचारे चोर के ऊपर क्या हो जाता है, गिर पड़ता है ये दीवार, बुरी होने मतलब अच्छे से नहीं बनने के कारण, और वो व्यक्ति जो होता है, वो जो बर्गलर चोर होता है, वो मर जाता है। अच्छा, कितनी अजीब बात है, मतलब ये मूर्खों के भी मूर्ख है ना, ये राजा जो है ये मूर्खों का भी मूर्ख है। इसको पता है कि वो बर्गलर है, फिर भी वो न्याय के पीछे अभी भी भाग रहा है। उसको तो अपने कर्मों की सज़ा मिल गई, उस चोर को, वो मर गया बेचारा, फिर भी ये जो राजा है वो जस्टिस के पीछे लगे हैं। ऐसे इडियट्स हैं। ओके, जो भी है, मज़ेदार है।
यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, यू विल हैव टू बी पनिश्ड। और वो कहते हैं कि तुमने एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या की है, उसको मार दिया और तुमको सज़ा मिलेगी। She thought for a minute and said, "My lord, wait. I know now why I was walking up and down that street." उसके बाद जो वो डांसिंग गर्ल होती है, जो कि एक बूढ़ी महिला है, ठीक है, वो बूढ़ी महिला कुछ क्षण के लिए, 1 मिनट के लिए सोचती है। उसके बाद से उसने कहा कि मेरे महाराज रुकिए, अब मैं समझ गई कि उस गली में मैं वह मतलब अप एंड डाउन क्यों किया करती थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी। मैंने उस समय क्या किया था, कुछ सोने दिए थे सोनार को, कुछ ज्वेलरी, कुछ गहने बनाने के लिए। ही वॉज अ लेजी स्काउंड्रल। और वो एक क्या था, सुस्त व्यक्ति था। स्काउंड्रल का मतलब होता है पाखंडी, झूठा, ठीक है, पाखंडी या झूठा। वो पाखंडी बहुत ही लेजी था, बहुत ही सुस्त व्यक्ति था। ही मेड सो मेनी एक्सक्यूजेज, ठीक है, said he would give it now and he would give it then and so on all day। उसके बाद क्या होता है, वो कहती है, वो बूढ़ी महिला जो कि डांसिंग गर्ल है, वो कहती है कि वो क्या करता था, बहुत सारे बहाने बनाया करता था। वो कहता था कि अब मैं तुम्हें, अब तुम्हारे गहने दे दूंगा बना के, और देता था, नहीं देता था, ऐसे ही बहुत सारे मतलब बहाने वो सारे दिन बनाया करता था। और इसी वजह से क्या होता था, ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउसेस अ डजन टाइम। और इस वजह से मुझे सोनार के घर बार बार आना जाना पड़ता था। वो जैसे बोलता था कि ठीक है शाम को 3 बजे दे दूंगा, फिर जाती थी तो उसको फिर एक अलग टाइम दे देता था। इस तरीके से वो क्या करता था, बहुत सारे एक्सक्यूजेस देता था मुझे, और बार बार मुझे इसी वजह से जाना पड़ता था। दैट वॉज व्हेन दिस ब्रिकलेयर सॉ मी। और ये वही समय था जिस समय इस राजमिस्त्री ने मुझे देखा था। इट्स नॉट माई फॉल्ट माई लॉर्ड, इट्स द डैम्ड गोल्ड स्मिथ्स फॉल्ट। और वो लड़की जो है वो कहती है कि ये मेरी गलती नहीं है मेरे महाराज, ये तो उस दुष्ट गोल्ड स्मिथ, उस सोनार की गलती है। पुअर थिंग, शी इज एब्सोल्युटली राइट, थॉट द किंग, वेइंग द एविडेंस। ठीक है, उसके बाद से वो जो राजा होता है वो कहता है कि हाँ सही कहा, तुम्हारी गलती नहीं है, सी इज एब्सोल्युटली राइट, तुम सही हो, वो सही है। थॉट द किंग, राजा ने सोचा, वेइंग द एविडेंस, एविडेंस का मतलब होता है सबूत। तो राजा होता है निर्णायक बना बैठा है, जस्टिस बना बैठा है एक, ठीक है, ये न्याय करने वाला बना बैठा है। वो सबूत, लड़की की बातों को सुनकर उसको लगता है कि नहीं ये सबूत सही दे रही है। तो उसके बाद से क्या होता है, वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट। तो राजा कहता है कि अंततः हमने जो असली वास्तविक जो दोषी है, कल्प्रिट, कल्प्रिट का मतलब होता है जो दोषी होता है, कल्प्रिट, दोषी, कल्प्रिट। तो राजा कहता है कि चलो फाइनली हमने रियल कल्प्रिट को, जो असली गुनहगार है, दोषी है, उसको हमने पकड़ लिया, पता चल गया। गेट द गोल्ड स्मिथ वेर एवर ही इज़ हाइडिंग एट वंस। तो वो जो राजा होता है वो कहता है कि जाओ अभी के अभी वो जो गोल्ड स्मिथ, सोनार जहाँ भी छुपा है उसे एक बार में अभी यहाँ पे लेके आओ। द किंग्स bailiffs searched for the goldsmith who was hiding in a corner of his shop। उसके बाद क्या होता है, जो राजा राजा के जो मैसेंजर्स होते हैं, यहाँ पे देखो बेलिफ्स लिखा हुआ है। बेलिफ्स का मतलब वो व्यक्ति होता है जो किसी नियम का पालन करता है, जो किसी आदेश का पालन करता है, ठीक है, इसके बारे में ग्लॉसरी में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका बेलिफ्स का मतलब यही है, ठीक है। तो उसके जो राजा के जो मतलब जो सिपाही होते हैं वो क्या होते हैं, उस गोल्ड स्मिथ के पास क्या होते हैं, गोल्ड स्मिथ की सर्च में निकल पड़ते हैं। और जो गोल्ड स्मिथ है वो कहाँ छुपा हुआ है, अपनी दुकान के कोने में बेचारा छुपा है, सहमा हुआ है, डरा हुआ है। When he heard the accusation against him, he had his own story to tell। अब यहाँ पे भी देखिए अब क्या है, जब इस गोल्ड स्मिथ को, इस सोनार को, जब ये गोल्ड स्मिथ है, जब इस सोनार को पता चलता है कि मेरे ऊपर क्या लगा है, दोषारोपण लगा है, एक्यूजेशन, मेरे ऊपर दोष लगा है, तो इस गोल्ड स्मिथ के पास भी अपनी एक कहानी है राजा को सुनाने के लिए, कि वो वहाँ पे अब क्या कहानी सुनाएगा, वो कैसे इस जंजाल से निकले, इस एक्यूजेशन से बाहर कैसे निकले। अब वो क्या कहता है बेचारा, माई लॉर्ड ही सेड, उसने कहा राजा को, ये जो गोल्ड स्मिथ होता है ये कहता है राजा को, हे महाराज, आई एम अ पुअर गोल्ड स्मिथ, इट्स ट्रू आई मेड दिस डांसर कम मेनी टाइम्स टू माई डोर।
तो वो गोल्ड स्मिथ होता है, कहता है कि माय लॉर्ड, मैं एक छोटा मोटा सा सोनार हूँ, और ये बात सही है कि इस लड़की को मेरी वजह से मेरे दरवाजे पे बहुत बार आना पड़ा। आई गेव हर एक्सक्यूजेज बिकॉज आई कुडंट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर्स। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, जो मर्चेंट, ये जो गोल्ड स्मिथ है, वो क्या बहाना बना रहा है, वो कह रहा है कि मैंने इस लड़की को बहुत सारे बहाने बनाए, क्योंकि मैं आई कुडंट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर, क्योंकि मैंने कहे मुताबिक पहले इसका जो ज्वेलरी है वो नहीं बना पाया। क्यों? क्योंकि मैं किसी और काम में व्यस्त था, और वो काम क्या था, मुझे एक अमीर व्यापारी का ऑर्डर जो था वो पूरा करना था। इस वजह से मुझे उसको बहाने बनाने पड़े, और उसकी वजह से उसे मेरे दरवाजे पे बार बार आना पड़ता था। और वो जो रिच मर्चेंट्स है, दे हैड अ वेडिंग कमिंग एंड दे वुडंट वेट, यू नो हाउ इम्पेशेंस रिच मैन आर। तो उसके बाद से ये जो मर्चेंट होता है, जो गोल्ड स्मिथ है, वो कहता है कि आप तो जानते हैं ना महाराज, कि उन मतलब वो बताता है कि उनके घर पे शादी थी, और उनको ज्वेलरी जल्दी से चाहिए थी, वो इंतज़ार नहीं कर सकते थे। और वो कहते हैं कि राजा से ये जो गोल्ड स्मिथ है वो कहता है कि आप तो जानते हैं ना कि अमीर लोग कितने इम्पेशेंस होते हैं, अधैर्यवान होते हैं, वो जो ऑर्डर देते हैं उनको तुरंत चाहिए होता है, वो उनके बहुत सारे नखरे होते हैं। इस वजह से मैं इस लड़की के गहनों को नहीं बना पाया, और बहाने मुझे बनाने पड़े। ठीक है, और उसके बाद से देखिए ये एक्यूजेशन कहाँ फिर से शिफ्ट होता है। हु इज़ दिस रिच मर्चेंट who kept you from finishing this poor women's jewelry, made her up walk up and down, which distracted this bricklayer, which made a mess of his wall, which has now fallen on an innocent man and killed him. Can you name him? उसके बाद से क्या होता है, राजा जो है, अब राजा देखिए क्या कहते हैं। मूर्ख राजा ये कहते हैं कि ठीक है, तो वो रिच मर्चेंट है कहाँ? ठीक है, उस रिच मर्चेंट की वजह से तुमने क्या किया, इस बेचारी लड़की का जो काम था ज्वेलरी वो नहीं बना पाया, उसकी वजह से इस लड़की को बार बार तुम्हारे दरवाजे पे आना पड़ा, उसकी वजह से क्या है, गलियों में उसको आना पड़ा, और बार बार क्या है, उसकी वजह से ये जो ब्रिक लेयर होता है वो अपने काम से डिस्ट्रैक्ट होता है, उसकी वजह से क्या होता है, वो दीवार गिर जाती है। और अब देखो क्या हो गया, उस दीवार के गिरने की वजह से एक इनोसेंट मैन की हत्या हो जाती है, वो मर जाता है। क्या तुम उस मर्चेंट का नाम बता सकते हैं? कैन यू नेम हिम? The goldsmith named the merchant, and he was none other than the original owner of the house whose wall had fallen. अब यहाँ पे देखिए मज़ा आ जाएगा। यहाँ पे जो रिच मर्चेंट का नाम होता है, जो सोनार होता है, जो गोल्ड स्मिथ होता है, वो किसका नाम बताता है? उस रिच मर्चेंट और कोई नहीं होता है, वो रिच मर्चेंट वही व्यक्ति होता है जिसके घर की दीवार गिरी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, द गोल्ड स्मिथ नेम्ड द मर्चेंट एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन। तो गोल्ड स्मिथ ने जिस अमीर मर्चेंट का, व्यापारी का नाम बताया था, वो वही व्यक्ति होता है जो उस घर का असली मालिक होता है, जिसके घर की दीवार गिरी थी, जिसको बर्गलर ने तोड़ा था और उसके घर में वो घुसा था, उसके ऊपर दीवार गिर के वो बर्गलर मर गया था। उसका मालिक ही वो रिच मर्चेंट था जिसका ज्वेलरी गोल्ड स्मिथ ने बनाया था, और उसका ज्वेलरी, उसका कंसाइनमेंट बनाने की वजह से उस लड़की को बार बार क्या होता है, उस गली में आना पड़ता है। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल, थॉट द किंग बैक टू द मर्चेंट। उसके बाद से जो राजा होता है वो कहता है कि ये जो न्याय है, ये जो केस है, ये तो फुल सर्कल में हो गया। फुल सर्कल यहाँ पे क्यों कहा गया है? फुल सर्कल में ये इसलिए हो गया कि कहानी जहाँ से शुरू हुई थी, बात जहाँ से शुरू हुई थी उस घर से, वो बात वहीं पे आके फिर से आ जाती है, इसलिए इसको कहा गया है कि फुल सर्कल। पहले आप समझिए, पहले तो बर्गलर दीवार को तोड़ता है, उसके ऊपर दीवार गिर जाती है, उसका भाई जो होता है वो एक्यूज, दोषी लगाता है उस घर का जो मालिक होता है। अब जो मालिक होता है, वो मालिक जो होता है वो ये कहता है क्या, वो ये कहता है कि ये तो ब्रिक लेयर की गलती है, ब्रिक लेयर कहता है कि ये तो लड़की की गलती है, लड़की तो कहती है कि गोल्ड स्मिथ की गलती है, और गोल्ड स्मिथ कहता है कि ये तो गलती रिच मर्चेंट की है। और रिच मर्चेंट यहाँ पे कौन है? रिच मर्चेंट यहाँ पे वही व्यक्ति है जिसके घर की दीवार गिरी है। ठीक है, तो वो तो रिच मर्चेंट अब मर चुका है, अब वो जिंदा नहीं है, उसका जो बेटा है, उसके जो नाती पोते हैं, वो अब इस घर में रहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद व्हेन ही वाज
rudely summoned. When he was rudely summoned back to the court, he arrived crying, "It wasn't me, but my father who ordered the jewelry. He did. I am innocent." उसके बाद से क्या होता है कि मतलब अब जो राजा होते हैं वो अपने दरबार में क्या होते हैं, फिर से उस व्यक्ति को बुलाते हैं जिसके घर की दीवार गिरी है। मतलब कि वो जो बूढ़ा व्यक्ति, वो रिच मर्चेंट का जो पोता है, वो जो लोग अब घर में रहते हैं, जब उसको बुलाते हैं तो वो कहता है कि ये मैं नहीं था, ये तो मेरे फादर थे जिन्होंने मेरे पिता थे जिन्होंने ज्वेलरी क्या की थी, ज्वेलरी का ऑर्डर दिया था, वो तो अब मर चुके हैं, मैं इनोसेंट हूँ। ठीक है। अब आज ये पार्ट 1 है, इसके बाद से मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा। ठीक है। पार्ट 2 वीडियो मैं कल आपको अपलोड कर दूंगा, और इसके साथ साथ इसके जो क्वेश्चंस आंसर हैं वो भी। तो यहाँ तक आप स्टोरी को पढ़िए, और यहाँ तक आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप क्वेरी कर सकते हो, आप पूछ सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू।